Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyib. जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है 9th क्लास की बायोलॉजी का। हमारे चैप्टर का नेम है सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और फिर उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा। आपके इस चैप्टर में फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन में साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी साइंस की डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हम साइंस में क्या करते हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस के बाद हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इन सब के लास्ट में हम एक सिस्टमाइज्ड रिज़ल्ट निकालते हैं। उस सिस्टमाइज्ड रिज़ल्ट को या नॉलेज को हम साइंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं। वो क्या है, जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट पे लिखना था। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायो मीन्स हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम। तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या सवाल होता है उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और ये जो सवाल है ये या तो साइंटिस्ट के माइंड में आ सकता है खुद से, या फिर कोई भी दूसरा पर्सन भी उस साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे माइंड में सवाल है, क्या आप इसका आंसर जानते हैं या इस प्रॉब्लम की रीज़न क्या है, वट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन हो गई। फिर जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने का कोई ना कोई तरीका होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है वो तरीका है जिसके ज़रिए से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने बायोलॉजिकल मेथड की भी डेफिनेशन लिख दी है। साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इस मेथड में, बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड में यूज़ होते हैं। ठीक है, इससे पहले बेटा मैं आपसे 2 MCQ शेयर कर दूं जो कि इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर के MCQ हैं। एक आपको आपकी बुक में इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे यानी कि पेज नंबर 20 पे बॉक्स के अंदर फर्स्ट लाइन में MCQ मिलेगा कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन आ डैश। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट, क्योंकि देखिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में आए तो वो फिज़िक्स के रूल्स वगैरह को तो स्टडी नहीं करेंगे कि लीवर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बाद में आई थी। लेकिन वो अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने इर्द गिर्द मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उन्हें कैसे वो खा सकता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन क्या हो सकता है, फीडिंग के हवाले से, हर तरह से, यानी कि इन बातों के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन है, वो सोचता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि जो मैन है वो शुरू से ही एक बायोलॉजिस्ट का काम करता है। ठीक है, और सेकेंड MCQ ये है कि बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। कि कितने सालों से बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हमारे लिए डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये सिर्फ आज की नई बात नहीं है कि हम इन स्टेप्स के बारे में जानते हैं, इन्हें हमने अब जाके थोड़ा कैटेगराइज किया है, लेकिन ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं और काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है 500 ईयर्स अगो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, बेसिकली सारी हेडिंग्स ही लिख दी गई हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें, हम उसे पहचान सकें। तो फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद सेकेंड वन है ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन के बाद है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस बनाना। इन सब की डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है डिडक्शन। डिडक्शन के बाद बेटा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है अगर हम उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद होता है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। हम अपने रिजल्ट्स को समराइज करते हैं एवरेज वगैरह निकाल के, तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। आप अपनी की गई रिसर्च को लोगों के सामने जो है रिपोर्ट करें, उन्हें बताएं। ओके जी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सारे स्टेप्स। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड लास्ट वन इज द रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। यहाँ से आपको जो सवाल बन के आ सकता है शॉर्ट, वो ये है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो सीक्वेंस से लिखें, ठीक है। उसके अलावा जो हमने प्रीवियस डेफिनेशंस देखी हैं बायोलॉजिकल मेथड की और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि इन स्टेप्स को सीक्वेंस से ही लिखना, और अगर हम सॉल्व कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को तो इन्हें स्टेप वाइज ही किया जाता है, सॉल्व या स्टार्ट किया जाता है। ऐसा क्यों? जैसे आप मैथ में देखते हैं कि अलजेब्रा में एक चीज़ आपने देखी होगी, बॉड मैस रूल होता है। उसमें बॉड मैस रूल होता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर आप इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं तो आपका रेलेवेंट आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपने इन्हें भी स्टेप वाइज ऐसे ही सॉल्व करना है। आज हम दो की डिटेल पढ़ लेते हैं। कौन सा वाला? एक है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन। तो बेटा जी देखते हैं पहले कौन सा है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेटा ये स्टार्टिंग में जो है ये नेम्स बहुत मुश्किल लगते हैं, तो आपने इन्हें 3 से 4 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें मैं आपको बता दूं कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिटेल क्या है। इसमें कोई भी मेजर डिटेल नहीं है। इसमें बेसिकली इस हेडिंग में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। तो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या है, मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। इसमें कोई ख़ास समझाने वाली बात नहीं है। बायोलॉजिस्ट गो फॉर द अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे एनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ठीक हो गया? तो इसमें से आपको सिर्फ ये डेफिनेशन ही आ सकती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है ऑब्जर्वेशन। जी बेटा जी, ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है कि हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को फील करें, उन्हें नोटिस करें, वो हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, उनकी रीज़न, इन सब चीज़ों को देखना, सोचना, ये सारी बातें बेसिकली ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है? तो ऑब्जर्वेशन की जाती है 5 सेंसेस से की जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है, पास पेपर का, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद डैश। तो ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले हम कहें कि वो है विजन, यानी कि हम देख के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है हेयरिंग, हम चीज़ों की साउंड से या किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि सुन के, हेयरिंग के प्रोसेस से, हेयरिंग के सेंस से हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्मेलिंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट करके ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज टच, टच करके ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है।
तो 5 सेंसेस होती हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को करने के लिए। इसके बाद है कि ऑब्जर्वेशन की 2 मेजर टाइप्स होती हैं बेटा, ठीक है। क्या है? ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स है जी स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन की 2 जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आपको नाम से ही पता चल जाएगा। क्वालिटेटिव हम क्या देखते हैं? जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट क्वालिटी को नोट करते हैं या फिर क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी। तो ये कहा जाता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्वालिटेटिव की निस्बत। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, ये मेजरेबल होती हैं और ये चेंज नहीं हो सकती, जबकि ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है, मेजरेबल नहीं है और ये वेरिएबल है, चेंज हो जाती हैं। इसलिए जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इन्हें हम एग्जांपल से देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। क्वालिटेटिव की जो फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो क्या है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, सॉरी, हम यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी बताएंगे, ठीक है। तो इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमने क्या बताया? पानी के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के आपस में क्या रिलेशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट ठंडा होता है, कोल्डर होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अब यहाँ पर सिर्फ हमने क्वालिटी बताई, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितनी ज़्यादा कोल्डर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट का क्या नॉर्मल जो होती है इसका रेट क्या है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, वो हमने इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को हम क्वांटिटेटिवली देखें तो क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सी and boiling point of water is 100 डिग्री सी। अब देखेंगे यहाँ पर बेटे, हमें पता है कि जैसे कि आपको ये भी पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी है, गर्मियों में 40 तक चला जाता है, 40 से ज़्यादा। तो इसलिए हमें इस बात का आइडिया तो है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर होता है और 100 तो उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब 100 ज़्यादा है, हमारे सामने वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है, तो 0 डिग्री से ऑब्वियसली कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कम है और बॉइलिंग पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इस बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत ठंडा ही होगा, यानी कि कोल्डर ही होगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम। दूसरी एग्जाम्पल है अ लीटर ऑफ वाटर is heavier than a liter of ethanol। अब दो चीज़ों की बात हो रही है, एथेनॉल और वाटर की बात हो रही है, और दोनों के 1 लीटर, दोनों का 1 लीटर अगर हम लें, ये उन्होंने बताया है, तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है? उन्होंने कहा कि वाटर जो है उसका 1 लीटर भारी है। हम कैसे इस बात पर यकीन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा नहीं है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम क्वांटिटेटिवली देखें तो हम क्या लिखेंगे कि जो लीटर ऑफ वाटर है, लीटर ऑफ वाटर ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। जबकि लीटर ऑफ एथेनॉल जो है ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू दी 789 ग्राम्स। तो जब लीटर को ग्राम्स में कन्वर्ट किया गया तो हमें ये पता चला कि जो वाटर है वो 1000 ग्राम्स है
और जो एथेनॉल है वो 789 ग्राम है। इन दोनों को देखा जाए तो हमें ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हैवियर कौन सा है, हम खुद ही बता देंगे कि 1000 ग्राम वाला यानी कि वाटर जो है वो हैवियर होगा एथेनॉल से। ठीक है, तो बेटे आज हमने क्या देखा है, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हमने कुछ डेफिनेशंस देखी बायोलॉजिकल मेथड की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। हमने स्टेप्स के नेम देखे हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिटेल देखी, ऑब्जर्वेशन की डिटेल देखी है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इन दोनों की डिफाइन दें, इन दोनों के बारे में बताएं कि कौन सा मेजरेबल है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, चेंजेबल नहीं है, और फिर इनके एग्जाम्पल से इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। उसके अलावा जो है पास पेपर के क्वेश्चन में इस तरह से भी सवाल आता है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों में एक एक एग्जाम्पल भी आ सकती है लिखने के लिए, दोनों एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं। तो आपने इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ना सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखी है ये दोनों MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। ठीक है, इस तरीके से कि लीटर ऑफ वाटर वेज डैश ग्राम्स और लीटर ऑफ एथेनॉल वेज डैश ग्राम। ठीक है, गुड लक। और अगर आपको जो है बेटा वीडियो पसंद आ जाती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।